हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार था सभी पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए, वो फाइनली निकल कर आ गई है। एक बड़ी कैबिनेट बैठक होने जा रही है। हम आपको उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे, या बोल सकते हैं कि आप सामने देख ही पा रहे हैं आप एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें एनसीजेसीएम की मीटिंग जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ होने जा रही है, जिसमें कई सारे मुद्दे हो सकते हैं, जिनमें बहुत सारे, आप सबसे पहले ये नोटिफिकेशन देख लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जेसीए की तरफ से ये लेटर लिखा गया है श्री शिव गोपाल मिश्रा जी को, जो कि सेक्रेटरी हैं स्टाफ साइड एनसीजेसीएम के। और आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में क्लियरली मेंशन किया गया है, मीटिंग ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विद मेंबर्स ऑफ स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसिल जेसीएम, यानी कि एनसीजेसीएम की एक बड़ी कैबिनेट बैठक, बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर जी होंगे। साथ ही साथ 24 अगस्त 2024 को ये मीटिंग होगी लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली में। वहां पर अब कई सारी चीजें होंगी। पहले हम देख सकते हैं इसमें सब्जेक्ट में आप, सर, this is to inform you that Honorable Prime Minister may be like to meet the members of the staff side of the National Council JCM on 24 August 2024 at 7 Lok Kalyan Marg. The exact time of the meeting will be communicated in the due course. It is request to inform the members of the staff side of National Council Standing Committee accordingly and advise them to keep themselves available for interaction on 24 August 2024 so that the meeting at the specified time can be convened. It also requested to share the list of participant with us. तो आप देख सकते हैं बड़ी कैबिनेट बैठक, बड़ी मीटिंग होने जा रही है ऑनरेबल हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ में, जिस जो कि नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के डीओपीटी सेक्शन के, डीओपीटी के जेसीए सेक्शन की तरफ से 24 अगस्त 2024 को इसमें ये सर्कुलर जारी किया गया। अब इसमें क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा इसमें होगा, जो मुझे लगता है, या जैसा कि अभी न्यूज में खबरें आ रही हैं, वो पहला मुद्दा होगा। सबसे पहली बात 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के, साथ ही साथ दूसरा बड़ा मुद्दा हो सकता है आपके डीओ डीआर को लेकर के, ऐसे करके और भी कई सारे मुद्दे होंगे। पूरा डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करेगा, सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड उनकी कई सारी समस्याएं जो होती है उससे रिलेटेड सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस और ऑफिस मेमोरेंडम समझाए जाते हैं। साथ ही साथ उनकी सारी समस्याओं का सोल्यूशन किया जाता है। और अगर आप हमारे, जैसे कि हमने प्रीवियस में बताया कि हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, आपको ज्वाइन का जो सामने बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके वहां से आप 29 रुपीज पेमेंट करके आप हमसे कोई भी जो है एक्सक्लूसिव वहां से बात कर सकते हैं। आप कई सारी चीजों से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो कमेंट्स होगा, आपके जो भी समस्या होंगी विद इन 2 आवर्स के अंदर आपको सॉल्व कर दी जाएंगी। आपको मैंने प्रीवियस बताया आप कैसे जुड़ सकते हैं, आप कैसे इसमें ज्वाइन को आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जल्दी से आपको खबर लेकर चलते हैं। डी एरियस कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिल सकता है 18 महीने का बकाया एरियर, अर्जेंट मीटिंग में हो सकती है घोषणा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर नोटिफिकेशंस में, जिसमें 8वें वेतन आयोग को गठन को लेकर के बड़ी चर्चा हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि 7वां वेतन आयोग अब 2016 में लागू किया गया था, लेकिन उससे पहले 2 साल पहले एक कमेटी के लिए रिकमेंडेशंस दिए गए थे, एक कमेटी द्वारा रिकमेंडेशंस दिए गए थे। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि जुलाई, अब ऐसा हो सकता है कि नवंबर दिसंबर 2024 में एक कमेटी का गठन हो सके या किया जा सके, जो कि अपने रिकमेंडेशंस जितने भी होंगे वो गवर्नमेंट को सौंपेगी, और उसमें से जो रिकमेंडेशंस होंगे उसमें से कुछ रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट अप्रूव करेगी और वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। हम बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर ये ऐसा क्रूशियल रोल प्ले करता है जिससे सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उसकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जो 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 गुना था, और उसमें मल्टीप्लाई करने, बेसिक में मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी फैमिली पेंशन, सैलरी और ये सारी चीजें तय होती थी। लेकिन अब जो है ये सब चीजें तय होने के बाद में बहुत सारी चीजों पर और भी चीजें ऐड होंगी, जैसे कि 18 वेतन आयोग होगा। 18 वेतन आयोग की अगर बात करें तो इसमें कर्मचारियों पेंशन को 18 माह के एरिया पर भी कई बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। कर्मचारियों और पेंशनों को लंबे समय से जिसका इंतजार है वो 18 महीने का डीआर एरियर
का अब इंतजार आपका खत्म हो सकता है, क्योंकि बकाया राशि केंद्र सरकार आपके खाते में जल्द से जल्द हो सकता होगा आने वाले दिनों में डाल सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का 1 जनवरी 2020 से लेकर के 30 जून 2021 तक का डीए रोका गया था। इस पीरियड में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर को भुगतान को लेकर कर्मचारियों और पेंशन भोगी लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं, या सरकार को अलग अलग लेवल पर रिक्वेस्ट लेटर लिखे जा रहे थे, जिससे केंद्र सरकार हो सकता है आने वाले दिनों में केंद्र सरकार इसमें कोई ना कोई एक पॉजिटिव इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक कुल 18 महीने की डीए और डीआर की किस्तें रोक रखी थी, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। ऐसे भुगतान को लेकर के लंबे समय से की जा रही है। अब इन सभी मुद्दों को लेकर के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के सामने 24 तारीख को एक अर्जेंट बैठक हो सकती है या होगी। इस बैठक में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की बहुत सारी जो डिमांड्स हैं उन पर विचार किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान जून 2020 से लेकर जून 2021 तक कुल 18 महीने का डीए जो 18 मंथ्स डीए एरियर था, उस पर ये सारी चीजें हो सकती थी। उनकी 3 किस्तें रोकी थी। इसके अलावा जो है कम्यूटेशन जो पेंशन है आपकी, उसको लेकर भी यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी निकल कर आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कम्यूटेशन पर लेकर के बहुत सारे लेटर और जो है बहुत सारी मीटिंग्स इसमें पहले भी हो चुकी थी। साथ ही साथ एक चीज़ और आप बता दूं कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पर भी एक बड़ा अपडेट निकल कर आ सकता है, क्योंकि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पहले ही एक स्कोवा की मीटिंग में मैटर को पॉजिटिव कर चुकी थी, और उन्होंने बोला था कि इस पर जल्द से जल्द मैटर अंडर कंसिडरेशन है और जल्द से जल्द इस पर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। हालांकि पहले कर्मचारियों पेंशनर्स की यूनियंस थी, वो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को 3,000 रुपये तक बढ़ाने की बात कर रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों पे अब ये 3,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि इसमें ओपीडी मेडिसिन के जो खर्चे होते हैं वो 3,000 रुपये में भी पूरे नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते अगर उनको 5,000 रुपये तक ओपीडी मेडिसिन के खर्चे के रूप में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस अगर उनको प्रोवाइड कराया जाता है, तो ऐसे में पेंशनर्स को काफ़ी ज़्यादा राहत देखने को मिल सकती है। 18 मंथ डी और डीआर एरियर तो है ही, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि 24 अगस्त को एक जो मीटिंग होगी उसमें कई सारी चीज़ों पर सरकार से बातचीत हो सकती है, जिसमें कई सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने बताया, फिर से बता देता हूँ आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर इसमें एक डिस्कशन हो सकता है। आपको 18 मंथ के डीए डीआर के लिए हो सकता है, ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी हो सकता है, कम्यूटेशन बहाली है उस पर भी लेकर हो सकता है, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो है आपकी पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी पे कमीशन का गठन नहीं किया जाता है तो हो सकता है कि पे आपकी जो पेंशन है उसमें 5, 10 और 15% उम्र के आधार पर जो है बढ़ोतरी हो सकती है, जैसे कि 65 साल तक 5%, 70 साल तक 5%, 75 साल तक 5%। अगर ऐसे ही बढ़ोतरी होती जाती है तो उसमें भी काफ़ी हद तक पेंशनर्स को राहत मिल जाएगी, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग या सर्विंग एम्प्लॉइज़ हैं उनकी बेसिक में 3% की बढ़ोतरी होती है, लेकिन अगर उनको 5-5 साल के ब्लॉक में 5-5% की बेसिक में बढ़ोतरी, या फिर बोल सकें कि हम हर साल लगभग 1% की बेसिक में बढ़ोतरी होती रहेगी, तो भी पेंशनर्स को थोड़ी सी राहत रहेगी और वो अपने सारी चीज़ें जो भी जीवन यापन की डेली लाइफ की चीज़ें हैं उनको पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा पेंशनर्स के लिए और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल ये चीज़ें अगर जो मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो पेंशनर्स को राहत मिल सकती है। इस मीटिंग के बाद हम जस्ट एक वीडियो लेकर आएंगे, उस वीडियो में सारी चीज़ें हम बताई जाएंगी, जब इसके मिनट्स आएंगे इस मीटिंग के, कि क्या क्या चीज़ों पर बातचीत हुई, क्या क्या डिस्कशंस हुए, साथ ही साथ किन चीज़ों पर मुहर लगी और कौन कौन से जो डिमांड्स थी वो रिजेक्ट की गई हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ ऑथेंटिक न्यूज़ आपको लेकर के आएंगे। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से कौन कौन सी डिमांड्स जो है सबसे पहले पूरी होनी चाहिए, या सबसे ज़्यादा डिमांड्स जिसकी पूरी होनी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर आएंगे। साथ ही साथ उसको लेकर के हम और भी वीडियोस अपलोड करेंगे, ताकि आपकी सारी चीज़ें जल्द से जल्द वहाँ पर सुधर सकें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए बहुत सारी बड़ी अपडेट आई हैं। फाइनली एक स्कोवा की मीटिंग हुई, जिसमें चेयरमैनशिप एक मिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा की गई, जिसमें पेंशनर्स एसोसिएशन हुई। आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं 3 अप्रैल 2024 को, जिसके मिनट्स आ चुके हैं, जिसमें सभी पेंशनर्स एसोसिएशन इंक्लूड थी स्कोवा की। और इसके अलावा 33 स्कोवा मीटिंग हुई, जिसमें बहुत सारे इश्यूज पर बात हुई, जिनमें कई सारे इश्यूज अप्रूव हुए, साथ ही साथ जिनमें कई सारे इश्यूज जो थे वो डिसअप्रूव भी हुए। तो कौन कौन से इश्यूज अप्रूव हुए, कौन कौन से मना किए गए, सारे हम डिटेल में जानेंगे, जिसमें आपके एडिशनल पेंशन को लेकर के, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के, 18 मंथ्स के डीए डीआर को लेकर के, और जितने भी पेंशन से रिलेटेड
अदर जो मुद्दे थे, अदर जो चीजें थी वो सब इसमें ऐड हुई और बहुत सारी चीजों पर डिटेल में बात की। काफी बड़ा ये नोटिफिकेशन है, सामने ऑफिस मेमोरेंडम देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें बहुत सारी चीजें हुई। आप देख सकते हैं इसमें पूरा डिटेल में जानेंगे क्या क्या सारी अपडेशन हुई इसमें। बने रहिए आप हमारी वीडियो में इस तरीके से। और अगर चैनल पर पहली बार आए या फिर आप हमारे चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या लेटेस्ट अपडेट आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कर्मचारियों पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए हम उनके वेलफेयर से रिलेटेड सर्कुलर्स, ऑफिस मेमोरेंडम्स और जो उनके अपडेट्स उनके लिए होते हैं कि उनको पेंशन वगैरह में कैसे अपडेशन चाहिए, उसके लिए हम जो उनको सजेशंस देते हैं और वो कार्रवाई करते हैं और उनकी पेंशन वगैरह सब टाइम पर आती है। तो आप भी अगर कमेंट है आपकी पेंशन या उसके रिलेटेड किसी भी चीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर के आपको पूरा जो भी समस्या होगी इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब सामने देख सकते हैं 33 मीटिंग हुई है, चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल MOSPP ऑन देख सकते हैं 22 फरवरी को हुई थी, जिसके मिनट्स अब आ चुके हैं। विज्ञान भवन में ये मीटिंग हुई और क्या क्या इसमें अपडेशन हुए वो हम जानेंगे पूरा। आप अगर इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप डिटेल में भी पढ़ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे थे इसमें, बहुत सारी चीजों में बहुत सारे अपडेशन आए हुए हैं, वही हम देखेंगे यहाँ पर। आप देख सकते हैं। चलिए पहले बड़े इसमें बहुत सारे मुद्दे थे लेकिन हम मेन मुद्दों को ही लेंगे, क्या एजेंडा था और क्या डिस्कशन हुई उन सब चीजों को लेकर के। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला जो था कि सभी पेंशनर्स जो हैं उनके लिए एक हेल्थ चेकअप, पीरियडिकल हेल्थ चेकअप होना चाहिए 6 मंथ में या फिर एनुअल बेसिस में। पेंशनर्स एसोसिएशन ने ये बोला था कि कम से कम 6 मंथ या 1 साल में ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए आप देख सकते हैं क्या यहाँ पर आया है, डिस्कशन या हुआ है, डिसीजन हुआ है एजेंडा आइटम का। तो आप देख सकते हैं पहला ये था, representatives of Ministry of Health and Family Welfare informed that pensioner desires of medical checkup can seek referral from CGHS wellness center may undergo the same at the impaneled hospitals under CGHS। यानी वो उन्होंने बोला कि मंत्रालय से जवाब आया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर से कि जो मेडिकल चेकअप है वो CGHS के वेलनेस सेंटर में वहां जाकर वो करा सकते हैं किसी भी या फिर इम्पेनल हॉस्पिटल में। तो वहां पर अलग से ये ऐसा हेल्थ चेकअप के लिए नहीं बोला गया, आप अपने CGHS के वेलनेस सेंटर में जाइए, वहां पे इम्पेनल हॉस्पिटल या फिर जितने भी हैं उनमें जाके आप ये सारी चीजें करवा सकते हैं। ये एक अच्छा डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। अब देख सकते हैं मेन जो आया है आपकी इनहांसमेंट ऑफ एडिशनल पेंशन। तो एडिशनल पेंशन के रिलेटेड क्या था यहाँ पे आप देख सकते हैं, एज पर एग्जिस्टिंग सिस्टम एडिशनल पेंशन इज एडमिसिबल आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स। आपको पता ही है एजेंडा ये था। इट वाज सजेस्टेड दैट आफ्टर रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 60 ईयर्स एडिशनल 5% पेंशन में बी ग्रांटेड आफ्टर एवरी 5 years which will lead to 20% after attaining age of the 80 years। तो आपको यहाँ पे बोला गया कि आपको पता है कि आपकी जो 60 साल की सर्विस पूरी करने के बाद में आपको 20% का एक्स्ट्रा दिया जाता है, लेकिन और कोई दूसरे जो एज पर आप एनहांसमेंट एडिशनल पेंशन नहीं दिया था उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं इसमें क्या डिसीजन लिया गया है। Joint Secretary Department of Expenditure informed that the matter has been examined and consultation with Budget Division of Department of Economic Affairs and the proposal has huge pension liabilities on account of old pension scheme and is also increasing year after year. Further, it is proposals, it is accepted. It is also likely to have a cascading effect on the government finances since similar demand would arise from the retired state government employees. Hence, due to financial constraints, the proposal has not been agreed to। तो इसमें जो एडिशनल पेंशन की बात की गई थी तो गवर्नमेंट ने बोला है कि उनके बजट डिवीजन से उन्होंने बात की और उन्होंने बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम के चलते उनके पास जो पेंशन की लायबिलिटीज हैं वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में और स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी सेम यही सिचुएशन है कि उनकी भी डिमांड ऐसे ही बढ़ रही है कि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम के खर्चे जो बढ़ते जा रहे हैं इसके चलते वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। फाइनली जो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका एडिशनल पेंशन वाला जो इशू था वो कैंसिल हो गया है। अभी आपको एडिशनल पेंशन एज नहीं दी जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं 60 साल से नहीं दी जाएगी। जो 5% पेंशन आपको देनी थी हर 5 साल में, एक्चुअली प्रपोजल ये था कि हर 60 से 65 साल के बीच में 5%, 65 से 70 साल के बीच में 5%, 70 से 75 के बीच में 5% दिए जाए और ऐसा उसमें
एजेंडा गया हुआ था, लेकिन एजेंडा को अप्रूवल नहीं मिली है। अगर इसको अप्रूवल मिल जाती तो पेंशनर्स के लिए बहुत ज्यादा राहत की खबर होती, लेकिन फाइनली इसको डिसअप्रूव कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। बजट डिवीजन से पूछा गया था, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से, बजट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से, उन्होंने बोला कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के बहुत ज्यादा पेंशन की लायबिलिटीज हैं, जिसके चलते स्टेट भी ऐसा अभी नहीं कर सकता है। आगे आप देख सकते हैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आया। आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 5 में, इनहांसमेंट ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस टू पेंशनर्स रिसाइडिंग इन नॉन सीजीएच एरियाज इन वेक ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ मेडिसिन आफ्टर कोविड-19 पेंशनर्स एसोसिएशन सजेस्टेड दैट द अमाउंट ऑफ एफएमए में ऑल्सो बी इंक्रीज्ड। इससे पहले भी मैंने बताया था फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के कई सारे अपडेट्स आए हुए थे। तो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के यहाँ पर एक बड़ा अपडेट आया हुआ है कि देख सकते हैं आप डिस्कशन क्या हुआ है यहाँ पर। इट वॉज इन्फॉर्म दैट the meeting that the matter was examined in consultation with the Ministry of Health and Family Welfare, Department of Expenditure and Budget Division of Department of Economic Affairs. Department of Expenditure informed that the existing rates are based on the 7 CPC were effective from 1/7/2017, hence no further revision at this stage seems justified। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी मनाही हो गई है कि आपका जो 2017 से जो आपको 7 CPC के हिसाब से आपका जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस था उसको नहीं बढ़ाया जाएगा, उसमें 1000 रुपये ही उसको किया जाएगा। उसके अलावा और भी कई सारे इसमें आप देख सकते हैं जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस की बात की गई थी, उसमें भी अनमेरिड डॉटर्स के लिए भी फैमिली पेंशन में उसमें भी बहुत सारी चीजें आई हैं। आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या डिसीजन, आप इसको रीड कर सकते हैं डिटेल में। चलिए नेक्स्ट की तरफ लेके चलते हैं। इसमें बहुत सारे जो इश्यूज थे आप देख सकते हैं, रेलवेज के लिए भी थे, उनके फेयर कंसेशन को लेकर भी कई सारे अपडेट हुए थे। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा मैं वीडियो इसमें अपडेट करूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और आपकी चीज़ें इसमें पूरी कवर नहीं हो पाएंगी। चलिए आपकी नेक्स्ट जो बड़ी अपडेट आई उसको भी हम लेकर चलते हैं। इसमें नेक्स्ट जो अपडेट है आप देख सकते हैं सीजीएचएस के पोलनेस हॉस्पिटल्स को लेकर भी कई सारे अपडेट आए, जिनमें उनके लेके कई सारी चीज़ें बोली गई हैं। इसके अलावा सीजीएचएस के जो बेनिफिशियरीज है उनको अपना वार्ड इंटाइटलमेंट को लेकर भी कई सारे अपडेट आए, उनको भी देख सकते हैं हम क्या क्या वार्ड इंटाइटलमेंट कर सकते हैं। और सीजीएचएस के जो रेट्स हैं उनको भी लेकर के कई बार अपडेट आया है। आप देख सकते हैं कि सीजीएचएस के जो नॉन डिवीजन रेट्स हैं उनको भी आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर के क्या इम्पेनमेंट को लेकर के क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने। और चलिए आपको नेक्स्ट बड़ी अपडेट की तरफ लेके चलते हैं, जो कि आपको मिलेगा 33.9 पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर चलते हैं, ये देखिए आप, डिले इन रिस्टोरेशन ऑफ कम्युनिटेशन अमाउंट बाय पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट। यानी आपका जो कम्युनिटेशन अमाउंट है वो पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक जो है 15 साल की सर्विस पूरी करने के बाद भी उसमें डिले कर रही है, इनको रिस्टोर करने के लिए, उससे रिलेटेड भी है। आज आप यहाँ पर देख सकते हैं एज पर सीसीएन पेंशन रूल 1981 कम्युनिटेशन अमाउंट इज रिस्टोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स। However, it is found that commutation is not restored by pension disbursing bank after 15 years. Excess commutation amount has been recovered even for more than 1 year. This is happening in respect of pensioners who have retired during 2007 to 2008 due to implementation of 6 CPC. यानी कि 2007 से 8 के बीच में जो पेंशन रिटायरमेंट हुए थे 6 CPC में, उनको उनकी कम्युटेशन अभी तक नहीं मिली है। अदर एसोसिएशंस में है सिमिलर प्रॉब्लम ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्श, और ये सब जितने भी सारी प्रॉब्लम्स हुई है स्पर्श के इंट्रोडक्शन के लिए हुई है, इस इंट्रोडक्शन होने के बाद ही हुई है, यानी स्पर्श के लागू होने के बाद ही हुई है। There is no accountability for excess deduction of commutation amount. Therefore, it is requested that excess amount of recovered from pension for more than 3 months to be paid to the individual with interest, which should be recovered from the dealing officer and officials. If agreed, a letter may be kindly be issued to all PDA and departments. तो इसमें क्या आया, एक अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, जिसमें आप बोल सकते हैं कई सारी चीजें बोली गई हैं। PCDA informed that issue is largely related to defense pensioners in 2020 to 2020। ये आप देख सकते हैं कि डिफेंस पेंशनर के लिए स्पेशली कई सारे अपडेट्स आए इसमें। स्पर्श पोर्टल वाज इंट्रोड्यूस एंड पेंशनर्स डेटा स्टार्टेड माइग्रेटिंग फ्रॉम बैंक टू स्पर्श। 2020 में स्पर्श बैंक से सारा स्पर्श में हुआ, विच वाज डिफिशिएंट। Anomalies arising out of incorrect restoration dates of commutation in cases migrated from bank to SPERS were taken up with the concerned bank for providing correct set of dates, start date and restoration date. Out of 7.22 lakh cases received from SBI,
Distortion deaths have already been updated in the respect of 6 lakh cases, while 1.22 cases are under analyzing. अब देख सकते हैं कि 7.5 लाख 7.22 लाख केसेस थे, जिसमें 1.22 लाख केसेस अभी एनालिसिस पर है, बाकी सब हो चुके हैं. Further cases having excess recovery of commutation identified as a result of above updation will be taken up for the reversal of excess amount after verification by disbursement authorities. Representatives of SBI said that whatever data is in the system, the same will be shared with Ministry of Defence. तो जो कम्यूटेशन को लेकर प्रॉब्लम थे 2007 और 8 को लेकर के, उसमें भी कई सारे अपडेट कर दिए गए हैं. और इसके अलावा उसमें बोला गया कि 7.22 लाख केसेस थे एसबीआई की तरफ से, जिसमें से 6.6 लाख केसेस को अपडेट कर दिया गया है और 1.22 जो केसेस हैं उनको अंडर एनालाइज किया जा रहा है. नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो कि बड़ा एक स्पर्श से रिलेटेड कई सारे इशूज थे, वो भी इसमें मेंशन किए गए हैं. आप देख सकते हैं डिले इन पेंशन प्रोफाइल डेटा वेरिफिकेशन एंड अपग्रेडेशन. आप देख सकते हैं इसमें बोला गया है इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द पेंशन डेटा वेरिफिकेशन इज नॉट डन इवन आफ्टर 1.5 years विद स्पर्श. आपका जो पेंशनर्स के पेंशन लेने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो स्पर्श के लिए ही होती है, क्योंकि उसका जो डेटा है अभी तक वेरीफाई नहीं किया गया है. 1.5 साल बाद भी स्पर्श के in all matters the portal advises to contact your HO. Change the name of HO and address is not done in Spurs PPOs in spite of several requests, hence causing undue hardship to pensioners. तो आप देख सकते हैं कई सारे चेंजेस जो HO को दिए गए हैं, रिकॉर्ड ऑफिस को दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी सारी चीजें होने के बाद भी पेंशनर्स को हार्डशिप्स का ये सारी चीजें की गई हैं. इसके अलावा 80 साल की सर्विस पूरी करने के बाद भी आपको अपना पेमेंट एडिशनल पेंशन का नहीं मिल पाया स्पर्श में, तो उसके रिगार्डिंग भी आप दिए गए हैं. देख सकते हैं PDL like banks and Spurs are not paying additional 20% even after completion of 18 years. Suitable instruction may please be issued for compliance of the system. तो वो भी आप देख सकते हैं इसमें क्या डिसीजन दिया गया है, वो भी यहाँ से देख सकते हैं. Controller PCDA informed that pensioner data verification is being done when pensioners portal account is created and accordingly यूजर नेम एंड पासवर्ड इज शेयर्ड विद पेंशनर्स. आप देख सकते हैं पीसीडीए के जो डेटा वेरिफिकेशन था वो कंप्लीट होने के बाद उनके यूजर के जितने भी यूजर नेम और पासवर्ड थे वो शेयर किए गए पेंशनर्स के. इसके अलावा पेंशनर्स आर नॉट बीइंग प्रोवाइडेड एक्सेस टू चेंज देयर ऑफिस नेम फाइनेंशियल पार्ट. इसके अलावा पेंशनर्स ने कई सारी चीजें उसमें अपडेट भी नहीं की. एज एंड व्हेन इश्यूज आर रिपोर्टेड द सेम आर बीइंग रेक्टिफाइड बाय पीसीडीए ऑफिस, HOO being the custodian of service records of pensioners and the correct PPO or any data can be notified. Update through request इनिशिएट अपडेटेड टू अप्रूव्ड बाय द HAO एंड PAO. यानी कि इसमें बोला कि बहुत सारी चीजें जो अपडेट नहीं हो पाई है वो अपडेट हो रही हैं. इसके अलावा जो मेन प्रॉब्लम थी वो देख सकते हैं आप रिगार्डिंग जो मेन प्रॉब्लम थी 18 ईयर्स सर्विस पूरी 18 ईयर्स की करने के बाद भी उसमें जो आपकी एडिशनल पेंशन थी उसको नहीं किया गया था. उसमें आप बड़ा अपडेट आया वो आप देख सकते हैं. बड़ा अपडेट था रिगार्डिंग नॉन पेमेंट ऑफ एडिशनल पेंशन ऑन कंप्लीशन ऑफ 80 ईयर्स. इट वाज इन्फॉर्म्ड दैट द अप्रोक्सीमेट 3.8 लाख केसेस वेयर डेट ऑफ बर्थ ऑफ पेंशनर्स और फैमिली पेंशन नॉट अवेलेबल. सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि जो 3.8 लाख केसेस थे वो उनके जो डेट ऑफ बर्थ थे या फैमिली पेंशनर्स के डेट ऑफ बर्थ थे वही नहीं चेंज हुए थे, जिसके चलते डिपार्टमेंट ने कई सारे एक्शन लिए. आप देख सकते हैं यहाँ पे इन अबाउट 1.4 लाख केसेस वेयर ओनली डेट ऑफ बर्थ ईयर ऑफ बर्थ इज अवेलेबल. द ईयर ऑफ बर्थ इज बीइंग कन्वर्टेड टू डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर एज पर रूल्स और ऑर्डर्स. तो आप देख सकते हैं जिनमें 3.8 लाख केसेस में से डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 1.4 लाख केसेस ऐसे थे जिनमें सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ लिखा गया था, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा गया था, जिसके चलते 1 जनवरी से सारी चीजें रूल्स और ऑर्डर्स में चेंज किए गए. आगे आप देख सकते हैं द लिस्ट ऑफ मिसिंग डेट ऑफ बर्थ इन अबाउट 2.4 लाख केसेस हैज बीन शेयर्ड विद रिकॉर्ड ऑफिस फॉर अपडेशन. द डिपार्टमेंट इज आल्सो अपडेटिंग डेट ऑफ बर्थ ऑन केसेस ऑफ केस बेसिस एज पर अवेलेबिलिटी बेस्ड ऑन द इनपुट्स फ्रॉम पेंशनर्स. बाकी जो केसेस थे 2.4 लाख केसेस वो डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर पेंशनर्स ने जो इनपुट्स दिए उन सब चीजों में अप्रूव करने के बाद ही उनको सारी चीजें की अपडेट की जाएंगी. तो धीरे धीरे अपडेशन का काम चल रहा है. आपके बहुत सारे मुद्दे इसमें लिए गए हैं. और हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में. पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं कई सारे बड़े अपडेट्स देने वाला हूं, जैसा कि सामने आप अपनी स्क्रीन पर देख सक रहे हैं. ऐसे बहुत सारे अपडेट्स हैं जो वित्त मंत्रालय के विभाग की तरफ से लोकसभा में कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम, आपका OROP, आपका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, 18 माह का DA DR के एरियर्स और भी कई सारे अपडेट्स इस वीडियो में दूंगा, जिसमें जुलाई 2023 के कई सारे अपडेट्स होंगे. अगस्त में भी जो आपकी सैलरी पेंशन आपके खातों में आएगी उस पर भी कई सारे बड़े अपडेट्स मैं इस वीडियो के जरिए आपको देने वाला हूँ. इसलिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा. ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है लेकिन कई सारे बड़े अपडेट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे.
वीडियो को ध्यान से देखने के साथ साथ आपको एक काम और करना है। आपसे मैं एक अपील करना चाहता हूँ, आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते तो है ही, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक काम और करना है कि आपको जो घंटी की निशान है यानी कि बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना है सब्सक्राइब करने के बाद। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगे, यानी कि हम वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे आप तक तुरंत पहुंच जाएगा और वो करंटली जो न्यूज़ होगी वो आप तक पहुंचेगी। अदरवाइज कई बार ये होता है कि हम वीडियो आज अपलोड करते हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होता है, या फिर सब्सक्राइब तो कर रखा होता है, बेल आइकन को यानी घंटी के निशान को प्रेस नहीं कर रखा होता है, जिसके चलते सपोज मैं आज अगर कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको 4 दिन बाद दिखता है, तो आप लोग बोलते हैं कि ये वीडियो पुराना हो चुका है। बेसिकली वीडियो पुराना नहीं होता है, आपने घंटे के निशान को प्रेस नहीं कर रखा होता है, जिसके चलते वो सारी चीजें अपडेट्स से ऑब्सोलेट हो जाती हैं और आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए आपको एक ध्यान रखना है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। आपको इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं अपने चैनल के रिगार्डिंग, आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स के पेंशनरी बेनिफिट्स, साथ ही साथ एम्प्लॉइज के जो बेनिफिट्स है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स और बाकी चीजें समझाए जाते हैं। साथ ही साथ आपको कोई अगर डाउट है तो उसमें भी चीजों को वहाँ पर सॉल्व किया जाता है। चलिए जल्दी से लेकर चलते हैं आपको ये नोटिफिकेशन पर, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं, जो कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की तरफ से लोकसभा में क्वेश्चन रेज किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं ओपीएस को बहाल करने से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जिसमें क्वेश्चंस आप देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे क्या राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और इस संबंध में सुधारों का सुझाव देने के लिए वित्त सचिव श्री सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? यदि हाँ तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है, यदि नहीं है तो विलंब होने के पीछे इसके क्या कारण है, साथ ही साथ जो समिति बनी है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ही है। यदि हाँ तो इस संबंध में समिति द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए वो क्या है। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं घ नंबर का, क्या सरकारी कर्मचारी संघ अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग और इसके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं? यदि हाँ तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 5 नंबर का, कुछ राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया, यदि हाँ तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना को अपने सरकारी कर्मचारियों के बहाल करने के पक्ष में नहीं है, यदि हाँ तो उसके संबंधित ब्यौरा क्या है। आप देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी की तरफ से। का, खा और चा का आंसर उन्होंने एक साथ दिया है। क्वेश्चन में कुछ आंसर दिया है, जी हाँ, वित्त मंत्री द्वारा 24 मार्च 2023 को लोकसभा में घोषणा की गई थी और इसके अनुसार में बात की गई थी। केंद्र सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, समिति की संरचना और विचारार्थ विषय निम्नानुसार है, यानी कि एक रिपोर्ट वाकई में बनाई गई थी, एक कमेटी वाकई में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और उसके क्या क्या पॉइंट्स थे वो भी हम देखेंगे। इसमें क्या क्या संरचना है आप देख सकते हैं। इसमें कौन कौन था इस कमेटी में, वित्त सचिव और सचिव व्यय थे, अध्यक्ष थे इसके। सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सदस्य थे, जो कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अपर सचिव बनाए गए थे कार्मिक व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के सदस्य थे। साथ ही साथ जो अध्यक्ष हैं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे कि पीएफआरडीए बोला जाता है, इसके 3 सदस्य और एक अध्यक्ष बनाए गए थे। तो क्या क्या विचार प्रस्तुत किए वो हम देख सकते हैं। क्या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जैसे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है, यानी एनपीएस के वर्तमान ढांचे तथा संरचना के आलोक में किसी परिवर्तन का औचित्य बनता है? यदि हाँ तो ऐसे उपायों का सुझाव देना जो कि राजकोषीय निहितार्थ और समग्र बजटीय गुंजाइश पर प्रभाव को ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारी की पेंशनरी लाभ के सुधार लाने की दृष्टि से उससे संबंधित करने के लिए उचित हो, ताकि आम नागरिकों के बचाव हेतु राजकोषीय विवेक बनाया जा सके। मैं थोड़ा डिटेल में भी समझा दूंगा, अभी हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं इसको। गा में बोला गया है, समिति ने अपने काम में काफी प्रगति की है किंतु अभी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। अब नेक्स्ट का आंसर देख सकते हैं, पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए समय समय पर जो यूनियंस है, फेडरेशन है, उनसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, उन्हें पेंशन की समीक्षा करने के लिए गठित समिति के समक्ष रखा गया है। इसके अलावा कई सारे राज्य हैं जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम को चालू किया गया है। वो राज्य आप देख सकते हैं, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रणाली ओपीएस पुनः शुरू करने के निर्णय के संबंध में केंद्र सरकार के जो पीएफआरडीए डिपार्टमेंट है उसको सूचित किया है। हालांकि
पेंशन, हालांकि पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस में भी अपना अंशदान जारी रखा है। तो आप देख सकते हैं कि वाकई में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और उस कमेटी ने अपने सारे रिपोर्ट्स दे दिए हैं। हालांकि उस कमेटी की अभी जो अंतिम रिपोर्ट्स है वो आना बाकी है, अंतिम रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई है, और जिससे चलते पेंशनर्स और कर्मचारियों के जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसकी चीजें अभी नहीं हो पाई हैं, जिससे कि बहुत सारी चीजों पर अभी वहां पर ऐड होना बाकी है। ऐड होने के साथ साथ वहां पर अब चीजें धीरे से सारी चीजें ऐड होंगी, और ऐड होने के साथ साथ वहां पर सारी चीजें ऐड होने के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली बिल्कुल मेंशन किया गया है कि ये सारी चीजें अभी मेंशन होंगी। मेंशन होने के साथ साथ आपको इनमें कई सारी चीजों को ऐड कर दिया जाएगा। चलिए लेकर चलते हैं आपको नेक्स्ट न्यूज पर। ओल्ड पेंशन स्कीम में तो ये बड़ी अच्छी खुशखबरी निकल कर आई है कि इस पर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वित्त मंत्री की तरफ से, वित्त सचिव की तरफ से। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें 65 लाख पेंशन धारकों के लिए एरियर और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के एफएमओ को लेकर बड़ा तोहफा जारी। जी हाँ दोस्तों, एफएमए को लेकर बड़ा तोहफा जारी। इसके अलावा आपको पेंशन धारकों के लिए एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं मैं कि ईपीपीओ में फिक्स मेडिकल अलाउंसेस और एरियर का कॉलम ना रहने से बहुत सारी चीजों का अपडेट नहीं हो पाता था, जिसके चलते उनको समझ नहीं आता था कि उनको कितना एरियर मिला है, कितना मिलने वाला है, और इसके साथ ही उनको पता नहीं चलता था कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस यानी एफएमए की स्थिति क्या है। लेकिन अब पेंशन धारकों की इस समस्या का निजात केंद्र सरकार ने कर दिया है। इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल कि पेंशन धारक, पहला पॉइंट होगा कि पेंशन धारकों को अब नहीं होगी सुविधा, ईपीपीओ में आपको शामिल किया जाएगा। बैठक में क्या निर्णय लिया गया, किस तारीख तक सिस्टम में बदलाव करना है, और मैनुअल प्रक्रिया से आप ये सारी चीजें होंगी उससे निजात जल्द से जल्द मिलेगी। चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्या है पूरी खबर, और जानेंगे पूरी खबर में क्या क्या चीजें अपडेट्स होंगी। आप देख सकते हैं सामने एक मीटिंग हुई थी जिससे मीटिंग में बैठक में सारी चीजें अपडेट हुई थी, और वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंतर्गत जो सीपीए और डिपार्टमेंट है उसके द्वारा 65 लाख पेंशन भोगियों के शानदार तोहफा जारी किया गया है। अब पेंशन भोगियों के ईपीपीओ में फिक्स मेडिकल अलाउंसेस यानी एफएमए और एरियर का कॉलम भी दिया जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि पेंशन धारकों को उनके जो एरियर्स होंगे उसको देखने की सुविधा होगी, और उनको कोई भी असुविधा यानी कि फैसिलिटीज होंगी उसमें ऐड होंगी। इसके माध्यम से पेंशन भोगी यानी पेंशनर्स हैं अपने फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और एरियर की जानकारी कुछ सेकंडों में प्राप्त कर सकते हैं। सीपीए द्वारा सभी पेंशन भुगतान करने वाली बैंक के जो सीपीसीसी है उनके प्रमुख हैं यानी जो हेड्स हैं को आदेश दिया गया है कि अपने वे सिस्टम को इस प्रकार से अपग्रेड करें ताकि पेंशन धारकों को उनके जो एरियर्स है या फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस में कितने पैसे आ रहे हैं हर महीने उस तरह की असुविधा न हो। अब ईपीपीओ में भी शामिल किया जाएगा। सीपीएओ ने बताया कि भविष्य में पेंशन धारकों के फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और उनके जितने भी एरियर से जुड़े हुए सारे केस हैं यानी कि जो अपडेशन है वो डिजिटल रूप में भेजे जाएंगे। अब पेंशन धारकों को ईपीपीओ में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और एरियर का कॉलम रहेगा, जिससे कि पेंशन भोगी इन बातों से अवगत हो सकेंगे। बैठक में निर्णय लिया गया। जी हां, सीपीएओ द्वारा 6 मई 2024 को जारी सर्कुलर के अनुसार इस मामले में एक बैठक हो चुकी है, और बैठक में पेंशन एरियर और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर विस्तृत में चर्चा की गई। साथ ही साथ उसमें निर्णय भी लिया गया कि इन्हें इन सब चीजों को जो भी एरियर्स हैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है इनके ईपीपीओ में शामिल किया जाएगा, ताकि जो पेंशनर्स है उससे अवगत हो सके कि उनको कितना एरियर मिला है या कितना एरियर मिलने वाला है, कितना फिक्स मेडिकल अलाउंसेस वगैरह इस चीजों में मिल रहा है। इस तारीख तक बदलना है सिस्टम में बदलाव। जी हाँ दोस्तों, सीपीसीसी से जितने भी हेड है उनको 15/5/2024 तक सिस्टम में जरूरी बदलाव करने के लिए बोला गया था। साथ ही साथ जितने भी पेंशन भुगतान करने वाली सीपीसीसी है उनको सिस्टम में जरूरी बदलाव करने के लिए बोला गया था, और इसके सार्थक नतीजे मिलने के बाद फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और एरियर से जुड़े सभी केसों की प्रक्रिया डिजिटली रूप से पूरी होगी। ईपीपीओ में फिक्स मेडिकल अलाउंसेस और एरियर ये दोनों कॉलम शामिल होने के बाद पेंशन धारकों को किसी भी तरीके की समस्या नहीं आएगी। आगे आप देख सकते हैं मैनुअल प्रक्रिया से भी इसमें निजात मिलेगी। यहाँ दोस्तों, इस प्रकार पेंशन धारकों को मैनुअल प्रक्रिया से निजात मिलेगी। कोई भी पेंशन होगी अपने ईपीपीओ में यह देख सकेगा कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस या एरियर की क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है। साथ ही साथ सीपीएओ ने बताया कि अगर पेंशन भुगतान करने वाली बैंकों को इस प्रक्रिया को शुरू करने में कोई परेशानी आती है तो उस स्थिति में टेक्निकल मदद के लिए आप देख सकते हैं साइंटिफिक ऑफिसर की भी मदद ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसके आदेश की प्रति डाउनलोड करना चाहते हैं तो सामने क्लिक करके यहाँ सारी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दो बड़े खबरें दी इसमें, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस आपके एरिया से रिलेटेड, साथ ही साथ आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के जो एक बड़ी अपडेट आई है कि उसमें कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, और भी कई सारों पर चीजों पर अपडेट होने वाली है।